मंत्री जी, बहुत बहुत स्वागत आपका विस्तार न्यूज के इस हेल्थ कॉन्क्लेव में। जी धन्यवाद विवेक जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच बहुत सारे अलग अलग विभाग के डॉक्टर्स, स्पेशलिस्ट, एक्सपर्ट मौजूद हैं। हमने कोशिश की कि हर क्षेत्र में हम बात करें, क्योंकि जैसा मैंने अपने वक्तव्य की जब शुरुआत की तो यही कहा कि पहला सुख है निरोगी काया और दूसरा सुख है घर में माया। घर में माया तभी टिकती है जब निरोगी काया हो। तो निरोगी काया की जिम्मेदारी आपके ऊपर है। आपका विभाग हमारे मध्य प्रदेश के हेल्थ डिपार्टमेंट को आगे बढ़ा रहा है। कैसा लग रहा है स्वास्थ्य मंत्री होते हुए आप इस क्षेत्र को आगे बढ़ा रहे हैं? डॉक्टर्स के साथ आपका संवाद होता होगा। मध्य प्रदेश की हेल्थ जो है वो आपके हाथों में। विवेक जी, सबसे पहले तो विस्तार न्यूज़ को बहुत बहुत अभिनंदन है कि इन्होंने बड़े विस्तारित रूप से इस हेल्थ कॉन्क्लेव को आयोजित किया है। और अभी जो पहले गेस्ट थे आदरणीय प्रहलाद पटेल जी, जो कि अपनी जीवन शैली से, अपनी भोजन शैली से और हर उनके कदम से कि जो डॉक्टर की एडवाइस के बगैर, जिसको हम कह रहे हैं, डॉक्टर्स की एडवाइस को मानते हैं। उन्होंने कहा जरूर कि डॉक्टर्स ये पैरामीटर करते हैं, वो करते हैं, मैं नहीं मानता, लेकिन सच्चाई बात यह है कि उनकी जीवन शैली ऐसी है, उनकी भोजन करने का जो अपना सब सुनिश्चित है, उससे डॉक्टर्स के जो पैरामीटर है वो अपने आप पूरे हो जाते हैं। तो हमारे यहाँ पर जो भारतीय संस्कृति है उसका यदि हम पालन करेंगे, जैसे आपने कहा निरोगी काया, उसके बाद घर में माया, तो शायद उसी का परिणाम है कि जब हम दीपावली मनाते हैं उससे पहले धन्वंतरि जी की पूजा करते हैं ताकि निरोगी काया बनी रहे, फिर दीपावली पे जाके माया की पूजा करते हैं। लेकिन लोग पहले माया की बात करते हैं आजकल ना। देखिए, यदि निरोगी काया नहीं है तो माया का कोई अर्थ नहीं है। यदि आपकी सबसे बड़ी संपत्ति कोई है तो वो आपका ये शरीर है, क्योंकि जब तक आपका ये शरीर है तब तक ही सब कुछ है। जिस दिन आपका शरीर छूटा उस दिन सब छूट जाएगा। तो इसलिए सबसे पहली प्राथमिकता आपकी होनी चाहिए अपना स्वस्थ शरीर। मंत्री जी, बहुत सारे डॉक्टर बैठे हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट में काम करते हैं, लोगों की सेवा कर रहे हैं। वो ये जानना चाहते हैं कि मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्या आमूलचूल परिवर्तन आने वाला है, क्या नए इनिशिएटिव्स लिए जाने वाले हैं, क्या नया होने वाला है? देखिए, निश्चित रूप से स्वास्थ्य विभाग में बहुत काम करने की आवश्यकता है, ये हम बार बार स्वीकार करते रहे हैं। और मैं यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने इस बात को बहुत बेहतर तरीके से समझा और बहुत उत्तम तरीके से उसके समाधान भी खोजे हैं, जैसे कि पूर्व वक्ता आदरणीय प्रहलाद पटेल जी ने भी उल्लेख किया था प्रधानमंत्री जी का। हमारी पूर्ववर्ती सरकारों ने इस बात की चिंता नहीं की कि जिस दर से देश की जनसंख्या बढ़ रही है उस दर से हमें डॉक्टरों की आवश्यकता पड़ेगी और उस दर से हमें मेडिकल कॉलेज खोलने चाहिए। नहीं खोले गए। पिछले 55 साल के अंदर कुल 5 मेडिकल कॉलेज मध्य प्रदेश के अंदर थे। और आपको बताते हुए मुझे प्रसन्नता है कि पिछले 1 साल के अंदर मध्य प्रदेश की सरकार ने 5 नए सरकारी क्षेत्रों में मेडिकल कॉलेज खोले। ये तालियां बजनी चाहिए, बहुत बड़ी बात है। और 200 सीटें भी बढ़ी हैं। बिल्कुल, निश्चित रूप से 200 सीटें अभी हाल में बढ़ी हैं। 5 मेडिकल कॉलेज में 500 सीटें बढ़ गई साल भर के अंदर। और नहीं तो पहले 55 साल में कुल 500-600 डॉक्टर बनाने की व्यवस्था थी। तो डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में भी हम मध्य प्रदेश के अंदर नरेंद्र मोदी जी के सपनों को पूरा करने की दृष्टि में आगे जा रहे हैं। और निश्चित रूप से यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरह के इनिशिएटिव स्वास्थ्य क्षेत्र में किए हैं, आयुष्मान कार्ड लाए हैं। आपने आयुष्मान का जिक्र कर लिया तो सोचा एक सवाल और कर लें आपसे। जी। अभी छत्तीसगढ़ में हमने देखा कि छत्तीसगढ़ में कई प्राइवेट निजी अस्पताल जो थे उन्होंने कह दिया कि जब तक पुराना पैसा नहीं आएगा तब तक इलाज नहीं करेंगे। उसके बाद फिर वहां पर स्वास्थ्य मंत्री ने कह दिया कि आपको हड़ताल पर जाने की जरूरत नहीं है, वो तुरंत आपको मिल जाएंगे पैसे। तो सरकार 375 करोड़ का एक बहुत बड़ा फिगर होता है। मध्य प्रदेश में यहाँ पर तमाम जितने डॉक्टर बैठे हुए हैं इनके अपने प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल रन करते हैं, लेकिन आयुष्मान कार्ड योजना से बड़ा बोझ आता है। क्या वो यहाँ पर मध्य प्रदेश में भी उस तरह की स्थिति आप महसूस कर रहे हैं? पैसा समय पर पहुंचता है अस्पतालों में? बिल्कुल। देखिए, निश्चित रूप से चूंकि एक बहुत बड़ा क्षेत्र है, बड़े पेमेंट्स रहते हैं और उसमें 40-60 का रेशो है। 40% पैसा स्टेट को देना पड़ता है, 60% पैसा केंद्र से आता है। तो उसमें कभी कभी थोड़ा विलम्ब होता है, लेकिन हमें इस बात का संतोष है कि हमारे यहाँ के जो अस्पताल हैं, डॉक्टर्स हैं, वो इतने सक्षम हैं कि उसको कैरी फॉरवर्ड कर लेते हैं और लगातार अपनी सेवा देते रहते हैं।
हमारा भी प्रयास होता है कि समय पर भुगतान होते रहे। तो निश्चित रूप से आयुष्मान का लाभ, हमारे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी कहा करते थे, अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति की चिंता करना है, और आयुष्मान कार्ड के द्वारा वही हो रहा है। नहीं तो आपने कहा कि सक्षम है, लेकिन मतलब बैकलॉग क्लियर है पूरा? हाँ बिल्कुल, निश्चित रूप से लगातार होते रहता है। कभी कभी कुछ एक सवाल और मैं आपसे पूछता हूँ, क्योंकि ये सवाल वैसे तो हेल्थ कॉन्क्लेव कर रहे हैं, लेकिन एक राजनीतिक सवाल है। अभी मध्य प्रदेश में राजधानी भोपाल में हमीदिया अस्पताल के नाम बदलने को लेकर आपने बहुत जोर से आवाज उठाई। आपने कहा कि हमीदुल्लाह के नाम पर अस्पताल का नाम नहीं होना चाहिए। हम अस्पतालों की बात कर रहे हैं, स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं, तो नाम बदलने पर कैसे फिर आपने इस पर ध्यान आकर्षण किया? देखिए, भले शायद शेक्सपियर कह गए हैं कि नाम में क्या रखा है। यदि नाम में नहीं रखा होता तो फिर शायद आज हम भारत में 140 करोड़ में ये ढूंढेंगे कि राम और कृष्ण के कितने लोगों के नाम में है। ढूंढेंगे तो शायद ये संख्या बहुत बड़ी होगी, और रावण और कंस के नाम पर कितने हैं तो शायद ढूंढना मुश्किल पड़ेगा। मिलते हैं, हालांकि ये मिल जाते हैं, लेकिन मुश्किल पड़ता है। तो निश्चित रूप से नाम में बहुत कुछ रखा है। और जब मैंने मुझसे प्रश्न पूछा गया नवाब के बारे में, तो मेरा जिस विधानसभा क्षेत्र से मैं आता हूँ वो विधानसभा भी भोपाल रियासत का हिस्सा थी जी। और 1947 में भोपाल में तिरंगा झंडा नहीं फहराया गया था। 1 जून 1949 के बाद भोपाल में तिरंगा झंडा फहराया गया है। मेरी विधानसभा में बरेली में 2 लोगों की मौत इसके नवाब की गोलियां चलने के कारण हुई। बोरास के नर्मदा तट पर जहां पर तिरंगा यात्रा निकाली जा रही थी, तिरंगा फहराया जा रहा था, वंदे मातरम गाया जा रहा था, वहां पर नवाब की गोलियों से 4 लोग बलिदान हुए। तो ऐसे में यदि ऐसे नवाब के नाम पर कोई संस्थान होगा तो मुझे तो दर्द होगा। लेकिन दर्द, तालियां बज रही हैं इस पे, आपके दर्द पर लोग महसूस कर रहे हैं। जब जनता का समर्थन है तो फिर हम क्या ही सवाल पूछेंगे। आगे बढ़ेंगे। और मेडिकल कॉलेज की बात आपने कही है, लेकिन मातृ और शिशु स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत काम करना बाकी है। इस दिशा में हम क्या बने? कुपोषण एक बहुत बड़ी चुनौती है मध्य प्रदेश की। देखिए, लगातार मध्य प्रदेश की सरकार सारे क्षेत्रों में काम कर रही है। शिशु मृत्यु दर और मातृ मृत्यु दर कैसे हम कर सकते हैं, इसके लिए हम लगातार कार्यक्रम चला रहे हैं, नए नए प्रयोग कर रहे हैं। और कुपोषण की दिशा में तो अब हम बहुत कह सकते हैं विकसित दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। बहुत कम संख्या में निकल रहे हैं जैसे पहले निकलते थे, लेकिन फिर भी अभी भी हमारे स्वास्थ्यकर्मी लगातार लगे हैं और इनकी चिंता कर रहे हैं। हमारी जो निचली इकाई है, आशा कार्यकर्ता है, ANM बहन है, वो लगातार इस दिशा में प्रयास करना है और अच्छे परिणाम आ रहे हैं। मंत्री जी, एक सवाल और होता है कि अमूमन गंभीर बीमारी होने पर जिसमें चिंता ज्यादा हो जाती है, हर कोई सोचता है दिल्ली जाओ या मुंबई जाओ। क्या ये सोच में आप परिवर्तन महसूस कर रहे हैं? क्या मध्य प्रदेश का कोई भी व्यक्ति की जो है यहीं पर इलाज संभव है? बिल्कुल, निश्चित रूप से। अभी हमने विस्तार न्यूज़ के मंच पर इतने बड़े बड़े डॉक्टरों को सम्मानित किया है। ये सब मध्य प्रदेश के डॉक्टर हैं और मुझे पूरा भरोसा है कि जो बम्बई दिल्ली में इलाज उपलब्ध है वो हमारे मध्य प्रदेश में भी उपलब्ध है। बड़ी बात है। मंत्री जी, देखिए, हमारी ये कोशिश है, आज हमने कॉन्क्लेव किया, आज शहरों में कर रहे हैं, भोपाल में कर रहे हैं, हम गांव में भी जाएंगे, छोटी छोटी जगहों पर भी जाएंगे और बड़े बड़े शहरों में भी जाएंगे। मीडिया से आप क्या उम्मीद करते हैं, हमसे क्या सहयोग की अपेक्षा करते हैं? आप कुछ अगर अपेक्षा आज यहाँ मंच पर कहेंगे तो मैं जो है तुरंत उस पर हम लोग चाहेंगे कि उसको पूरा करें। और अगर आप कुछ और सवाल पूछना चाहते हैं तो मुझसे भी पूछ सकते हैं। बिल्कुल, धन्यवाद विवेक जी। शायद आपने एक बहुत महत्वपूर्ण मैं कह सकता हूँ प्रश्न भी कहा और सुझाव के लिए भी मुझे कहा है। हम लोकतंत्र में 4 स्तंभ मानते हैं, न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका। चौथा स्तंभ है तो मीडिया है। अब यदि उसको लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना गया है तो निश्चित रूप से इन तीनों इकाइयों का यदि जो भी काम रहता है वो समाज के बीच में पहुंचाने का यदि कोई सर्वोत्तम काम करता है तो वो मीडिया करता है। बस इतना ही मेरा आग्रह आप लोगों से है कि यदि सकारात्मक रूप से मीडिया अपनी भूमिका निभाएगा तो निश्चित रूप से 2047 तक हम भारत को विकसित भारत बनाने की दिशा में तीव्रता से आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मंत्री जी।